हेलो। यस। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को शुरू करना था। पहले का कोई डाउट रह गया है क्या लास्ट नहीं क्लास सर, का लास्ट क्लास डिस्कशन? डिस्कस हो गया था। ठीक है फिर। से किसी दिन और लगाते सीखा तो। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि सिंपल सी चीजें हम लोग टेंथ क्लास में भी पढ़े थे करंट के बारे में, कि अगर हम आसपास में देखें तो करंट का बहुत जगह पे यूज करते हैं हम लोग। पंखा चलाना, अभी गर्मी का सीजन है तो पंखा चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, सारा बिजली से ही है, यानी करंट से ही हम लोग यूज करते हैं। इनफैक्ट हम लोग देखे हैं कि करंट में जैसे कि घर में जो सप्लाई आता है वो एक आता है, फिर ये बैटरी और लगा के हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो उसमें भी करंट प्रोड्यूस होता है, लाइट जलता है। ठीक है, तो अगर हम बैटरी से जलाते हैं तो उसे डायरेक्टली हम देखते हैं कि प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, तो उसे हम डीसी बोलेंगे, और इसे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे क्लास टेंथ में। ठीक है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें। तो यहाँ पे भी हम लोग वही सब शुरू से डिस्कशन करेंगे कि करंट क्या होता है, फिर उसको कैसे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, किसी भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है, तो उन सब चीजों पे चर्चा होगा। तो वही, अगर हम सबसे शुरुआत कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है तो कंडक्टर जो होता है इसमें बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। यानी कि अगर हम एक ऐसा कंडक्टर ले रखे हैं, लेट से कि हमारा कंडक्टर है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन किधर भी कर रहे होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इधर कहीं जा रहा होगा, या इधर आ रहा होगा, या नीचे आ रहा होगा, या इधर जा रहा होगा, या ऐसा, ये ऐसा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। यानी कि हम बोल रहे हैं इसका रैंडम मोशन हो रहा होगा। और ये जो रैंडम मोशन होता है ये थर्मल की वजह से होता है, यानी कि ड्यू टू टेम्परेचर, हम बोल दे रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से जो थर्मल एजिटेशन होता है उसकी वजह से ये रैंडम मोशन हो रहा होता है। यानी कि अगर कोई भी एक रॉड रखा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अभी भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम उसे अभी पकड़ ले तो उससे हमें करंट नहीं लगता है। तो उसके लिए रीजन ये है कि करंट नहीं लगने का, कि जो रैंडम मोशन है, अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को चूज कर लें, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन हम बना लें, तो इससे लेफ्ट टू राइट जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट भी आ रहे होंगे, यानी कि ओवरऑल चेंज इन जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्जेस जो होंगे वो जीरो होगा, और इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि करंट जो होगा इसमें नहीं होगा। तो एक्चुअली में करंट क्या होगा फिर? तो जैसे कि अगर हम इसी ही कंडक्टर को ऐसा कुछ कर दे कि हम इसके दो एंड से ऐसा कुछ बैटरी कनेक्ट कर दें। बैटरी कनेक्ट करने का मतलब सिंपल सा है कि हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके क्रॉस में से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये प्लस माइनस, प्लस हायर पोटेंशियल, माइनस जो है लोअर पोटेंशियल, तो हम जानते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ आ जाएगा। कोई भी कंडक्टर है, अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इधर हायर टू लोअर की तरफ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे, ठीक है, उसका रैंडम मोशन जो भी था, जिधर भी वो मूव कर रहे थे, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ सब में लग रहा है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा।
अगर मान लेते हैं कि इसका रैंडम मोशन इधर था, इसका इधर था, इसका इधर था, किधर भी रहे, रैंडम मोशन अभी भी रहे या न रहे, एक नेट फोर्स जो है हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। अब अगर हम इसे ऐसा देखें, अब अगर हम इसे कंसिडर कर रहे हैं तो क्या देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शन लिए हैं तो इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस हमें कुछ ना कुछ इधर यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ ऐसे चार्ज ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। तो लेट से कि इन डेल्टा टी टाइम डेल्टा क्यू जो है ट्रांसफर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है हमारे कंडक्टर के अंदर में, तो कुछ कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, तो उस क्रॉस सेक्शन के अबाउट में हमें कुछ चार्ज यानी कुछ देर में देखेंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज जो है का डिफरेंसेस आएगा, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ नेट चार्ज फ्लो करा होगा। तो इसी चीज को रेट ऑफ फ्लो को हम लोग करंट डिफाइन कर देते हैं। यहीं से हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है इज कॉल्ड करंट। ठीक है, बचपन में इसे याद भी किए थे, करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर यही हम बोले कि आई जो है अगर टाइम बहुत छोटा हो जाए यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अगर हम लिखे हैं तो यहाँ से हम लोग इसे डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं कि इट इज एवरेज करंट, और ये जो है वो टाइम इसमें बहुत ही छोटा है, टाइम डेल्टा टी चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो है, यानी कि इंस्टेंटेनियस का टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे बोल देंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के साथ, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट। अब टाइम इंटरवल ज्यादा रहा तो हम उसे एवरेज करंट कहेंगे। टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस यानी टेंड्स टू जीरो है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो है, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है ये सब भी जानते होगे। ये जो करंट है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। टेंसर क्वांटिटी है ना। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसा ले लें, ठीक है, ऐसा वायर है, इधर से अगर 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, ये अगर 90 डिग्री भी रहा तो इधर से हम लोग जानते हैं कितना करंट जाएगा, 7 एम्पियर। यस सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन है, लेकिन जो एडिशन हम कर रहे हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल एडिशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंगल यानी कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटिटी है एक्चुअली में ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में टेंसर क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं जानना है, तो इसलिए मोस्टली जगह पे जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें स्केलर ही रहता है। ठीक है, तो स्केलर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर टेंसर नहीं दिया रहेगा तो स्केलर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे करंट के पास डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन है कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसे फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं।
ठीक है, एक्चुअली में टेंसर क्वांटिटी एक होता है, ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम इसे स्केलर ही बोल सकते हैं। सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो एम्पियर। ठीक है, कैपिटल ए से लिखेंगे। वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है। यस सर। ठीक है, यूनिट जो है एम्पियर होगा, और ये वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे, उसमें से एक ये भी है। थर्ड, अगर मान लेते हैं कि अनयूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर है, ऐसा है, लेट्स से ठीक है, अनयूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ का एरिया लेट्स से A1 है, जो कि ग्रेटर देन हमें A2 दिख ही रहा है। इधर से करंट I1 बह रहा है, यहाँ पे करंट I2 बह रहा है। तो I1 एंड I2 में हम क्या रिलेशन देंगे? बोलो। सर इक्वल है। इक्वल होगा, इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग पढ़े थे, याद है, फ्लूइड में। तो आई जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बता रहा है, वहां पे वेलोसिटी जो था रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बता रहा था, कितना वॉल्यूम वाटर जो है कितने रेट से बह रहा है। तो हम लोग A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यूज करते थे। ठीक है, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, I1 है I2 है, तो एक्चुअली में ये फ्लो क्या कर रहा है? चार्ज। तो हम लोग देखते हैं कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, और इधर से अगर कोई कह रहा है कि ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में कहीं ना कहीं चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो किसी टाइम t में अगर हम बोले कि A1 वाले में Q1 चार्ज फ्लो किया और इसमें Q2 चार्ज फ्लो किया, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चार्जेस स्टोर होते हुए दिखेंगे बड़े वाले एरिया में। यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि सम चार्ज विल बी स्टोर्ड। अगर ऐसा हम मानते हैं कि इन टाइम t Q1 and Q2 flows from A1 and A2 respectively। ठीक है, अगर ऐसा हम मान लेते हैं कि ऐसा टी टाइम में फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 ज्यादा है, I1 ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि I1 ज्यादा है या I2 जो भी है, Q1 को हम यहाँ पे ग्रेटर मान रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि सम चार्ज विल बी स्टोर्ड, चार्ज विल बी स्टोर्ड। ठीक है, यानी कि इस जगह पे हमें दिखेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर हो गया है, और ऐसा होने से क्या होगा? स्पार्किंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होने से स्पार्किंग होना चाहिए, लेकिन स्पार्किंग होता नहीं है। ठीक है, जहां भी अगर चार्ज आ रहा है, इकट्ठा होते जा रहा है, तो चार्जेस में कोलिजन होगा, कोलिजन से स्पार्किंग होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो चार्ज फ्लो है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेट कि Q1 शुड बी इक्वल टू Q2 होगा। Q1 Q2 सेम है, सेम टाइम लिए हैं, दिस इम्प्लाइज डेट कि I1 इक्वल टू I2। सेम वैसे ही समझ सकते हैं कि अगर पाइप है, उसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग यहाँ पे चार्ज समझ सकते हैं, नहीं जितना चार्ज है उसे हम अमाउंट ऑफ वाटर समझ लें। तो यहाँ पे जब हम वाटर के पाइप का मुंह छोटा करते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है,
लेकिन हम देखते हैं कि सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाहर जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाइप फट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो फ्लो, जो चार्ज है, जो ज्यादा एरिया है उससे ज्यादा चार्ज, जितना चार्ज भी जा रहा है, और जो कम एरिया है उससे चार्ज जा रहा है, भले ही थोड़ा बहुत स्लो और फास्ट होके उतना है। यानी कि अगर हम सेम टाइम इंटरवल लिए हैं तो सेम चार्ज ही फ्लो करा होगा। इसका मतलब ये है कि करंट जो होगा दोनों में सेम रहेगा। क्लियर है ये? ये सर इसका पोटेंशियल के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? किसका पोटेंशियल के? सर जो दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जैसे कि दोनों एंड का, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहे, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहे, हायर लोअर जो भी रहे, डिस्टेंस के ऊपर ना डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया होगा, ठीक है, तो ये सर। डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं कितना होगा कैसे होगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इतना हम कह सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम फ्लो ऑफ डायरेक्शन जिधर दिखा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हम A1 यस। एरिया से A2 की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है इस गिवन सिचुएशन के हिसाब से। अब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इस पे, जैसे बोल दिया कि Q इजकल टू 2t² प्लस टी है। ठीक है, बोलेगा कि सर तो फाइंड। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं जब पोटेंशियल घट रहा है तो उससे स्पीड काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल घट रहा है तो काइनेटिक अगर स्ट्रेट, एनर्जी। सर अगर कोई भी स्ट्रेट पाइप रहा उसमें तो, हम्म, सर कोई भी अगर स्ट्रेट पाइप रहा सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें से अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल अगर घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बन जाए तो उस केस में से करंट भी चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बाहरी लगाए हुए बैटरी पे डिपेंड करेगा। यस सर। यहाँ पे है, इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल भी मेंटेन्ड है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, क्लियर है, लेकिन पोटेंशियल यस सर। डिफरेंस तो भी ही है। भी है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहा होगा। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, और उस कांस्टेंट फोर्स से वो रेट ऑफ फ्लो क्या रहा होगा, कांस्टेंट। आगे चल यस के सर। देखेंगे कि यहाँ से जो वेलोसिटी आता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सवाल है कि क्यू जो है किसी कंडक्टर के थ्रू इस फंक्शन से चेंज हो रहा है। चार्ज जो है, जो फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो हमें निकालना है कि 2 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हुआ है, और 2 सेकेंड एट 2 सेकेंड, दोनों में समझ आ रहा है कि ये हमें एवरेज पूछा जा रहा है और एक हमें इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है। सर 10 और 9, सो 5 और 9। ठीक है, पहला में क्या करेंगे, t इजकल टू 0 पे अगर देखें तो q जो आ रहा है कितना आ रहा है, 0। t इजकल टू 2 सेकेंड पे देखेंगे तो q कितना आ जा रहा है, 10। 10 कूलम। तो हमें दिख रहा है कि 2 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, 10। तो डेल आई अगर हम लिखते हैं एवरेज, तो ये हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये हमें 10/2 मिल जाएगा, नहीं कि 5 एम्पियर। वही अगर हम इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं, सेकेंड, तो Q जो है इतना है, यानी कि आई अगर इंस्टेंटेनियस है तो डी क्यू बाई डी टी रहेगा। तो डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे तो 4 × t + 1,
तो आई एट टी इजकल टू 2 सेकेंड की अगर बात किया जा रहा है तो ये 9 एम्पियर है बस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सब सिंपल सिंपल है मोस्टली, बस ऐसे टाइम पास से लगभग। आई इजकल टू 2t प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, करेंट है थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू ये करंट बह रहा है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through a cross sectional area in 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं ये हमसे पूछ रहा है, निकल जाएगा। यस। कितना है? 6 into 6.25 into 10 to the power 18। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ पे आई दे रखा है, कर चार्ज निकालना है, तो हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहाँ से हम डी क्यू बोल सकते हैं, आई डी टी होगा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से क्यू, यहाँ से 0 से टी जा रहा है, टी कितना है तो 2 सेकेंड। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि Q इजकल टू हो जाएगा I यानी कि 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, लिमिट कर देंगे 0 से 2। तो हमें कितना मिल रहा है, 6 कूलम चार्ज मिला। हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जानते हैं कि सिंस Q जो होगा N इंटू ई होगा, तो यहाँ से यस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हो तो Q बाई ई कर देंगे। ई क्या होता है, ई का वैल्यू? So 1.6 into 10 to the power minus 90। हाँ, तो उसका जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये 6.25 समथिंग आता है इंटू 10 रेज टू पावर 18 रहता 18। है इंटू 6। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखा कि करंट के बारे में हम लोग जो है क्लास 10 से ही जान रहे हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएशंस देखे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज, नया चीज यही सीखे हैं और ज्यादा कुछ तो सीखे नहीं है। और एक चीज देखें कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसके क्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उस मूवमेंट की वजह से ही किसी भी कंडक्टर में करंट जनरेट होता है। अब करंट रहा स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रहा वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों में हम रिलेट कैसे करेंगे? एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में रिलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक टर्म हम लोग ने जनरेट किया है, वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसे जे से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी जो होता है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose in the डायरेक्शन लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में हम लोग इसका डायरेक्शन मानते हैं, एंड इसका मैग्नीट्यूड जो है इज
करंट पर यूनिट एरिया। यानी कि किस एरिया की से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं कि ये चीज जो है हमारा करंट डेंसिटी है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि जे जो है, अगर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं कि आई करंट अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है। हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, एन कैप। एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है जो कि हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि अगर हम मान ले कि हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया के थ्रू अगर हम मान लेते हैं ऐसा करंट आई जा रहा है, इसका एरिया ए है, तो हम लोग ये लिखेंगे आई बाई ए, और डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है। लेकिन कभी कभी अगर हमें सिचुएशन ऐसा भी मिल सकता है कि ये वाला एरिया दिया हो, नहीं कि ये हमारा ए डैश दिया हो, ठीक है, तो ए डैश अगर दे रखा है तो ए डैश का एरिया अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ए डैश का, यस सर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एरिया और करंट में कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। ये अगर एंगल थीटा होगा तो हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, 90 डिग्री दोनों प्लेन्स के बीच में। तो यस सर। एरिया के जो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें एरिया दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ए इजकल टू ए डैश कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर ऐसे कुछ एरिया, मतलब कि करंट का डायरेक्शन एरिया से परपेंडिकुलर अगर नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज यूज करेंगे इफेक्टिव एरिया, जिसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं डैश कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, एरिया को हम लोग वेक्टर और स्केलर की तरह दोनों तरफ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे जब भी नीचे यानी कि रेसिप्रोकल में कभी भी वेक्टर यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे एरिया को हम वेक्टर की तरह यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन और अगर हम करंट यहाँ लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जे डैश कॉस ऑफ थीटा, यानी कि हम ये वाला यूज कर रहे हैं सेकेंड वाला टर्म, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर टर्म यूज कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू जे डॉट ए डैश वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जब हम ऊपर यूज किए तो वेक्टर यूज किए, लेकिन नीचे में वेक्टर यूज नहीं किए। इस बात का ध्यान रखना है, हम लोग इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड करंट पर यूनिट एरिया होगा, यानी कि करंट बाय एरिया। अब एरिया कौन सा, इफेक्टिव। हाँ, यानी कि करंट से जो परपेंडिकुलर एरिया है वही एरिया लेना है, ठीक है। सर यानी कि डायरेक्शन करंट का ही रहेगा ना? हाँ, डायरेक्शन करंट, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में जे वेक्टर होगा। हाँ, एरिया अगर हम ले रहे हैं तो एरिया परपेंडिकुलर टू करंट होना चाहिए, यानी कैसा भी क्रॉस सेक्शन दे दे, कुछ भी दे दे, जो हमको एरिया वेक्टर लेना है, यानी कि एरिया जो हमें कंसिडर करना है वो ये वाला कंसिडर करना है, यानी कि जो हम व्हाइट से यहाँ पे सेलेक्ट किए। क्योंकि इस फॉर्मेट में जब हम लिख रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों हम वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं। दोनों वेक्टर्स में अगर हमें एंगल पता हो तो हम यहाँ से आराम से ले सकते हैं, लेकिन इस वाले में हम वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जे इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया है, तो एरिया परपेंडिकुलर टू करंट वेक्टर लेना है, यानी कि जो प्लेन होगा हमारा वो परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट होगा, यानी कि एरिया जो होगा डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वही लेना है। क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये था हमारा कि ये जो है करंट डेंसिटी है, इससे हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से भी
रिलेट करके देखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेशन आता है। अब अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया है, तो इस वाले सिचुएशन में अगर हम देखें, अगर ऐसा हमारा क्रॉस सेक्शन था नॉन यूनिफॉर्म लेट से, यहाँ A1 यहाँ A2, इधर से अगर करंट I1 जा रहा है, इधर हम J1 ले रहे हैं, यहाँ पे हम I2 ले रहे हैं और इधर J2 ले रहे हैं, तो I1 इक्वल टू I2 तो आया था, J1 J2 में क्या रिलेशन दे सकते हैं? So J2 is greater than J1. J क्या है? I अपन एरिया, यानी कि so इन्वर्सली प्रोपोर्शनल J1 टू एरिया into है। A2 is equal to J1. A1 J क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, Yes sir. तो जिसका एरिया ज्यादा उसका करंट डेंसिटी कम। ठीक है, तो ये था करंट डेंसिटी। इसके बाद शायद 5th पॉइंट है ना, ये 4th पॉइंट, चार्ज कैरियर्स। ये क्या होता है? जैसे चार्ज कैरियर्स जो होता है, हम लोग कंडक्टर्स की अगर बात करें तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सारी चीज समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे, Ion. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो होंगे। वही सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस एंड होल्स होंगे। ठीक है, तो ये सब चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। चार्ज कैरियर्स क्यों कहलाते हैं, ये सब चीज हम लोग अभी समझ रहे हैं कि जैसे होता क्या है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट से कि हमारा कंडक्टर है, इसे हम ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा एंड ये लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। ये जो है कंडक्टर है, यानी कि बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ये भी बोल रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 0 मान रहे हैं, तो इधर का भी लेंगे तो यहाँ का क्या होगा, V, और इधर का पोटेंशियल 0, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो कि अगर हमारे पास कोई एक, यहाँ पे हम E पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्चुअली में जो मूवमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज मान के ही उसका अपोजिट जो है एंटी पार्टिकल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है, और उसी चीज पे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेकिन माइंड में हमेशा ये रखना है कि जो मूवमेंट का काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, पॉजिट्रॉन्स या प्रोटॉन्स नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ Yes पे sir. हम एक, हाँ, तो यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल हम मान रहे हैं E+, जो कि इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, ऐसा हम मान ले रहे हैं। होता नहीं है, ये मूव नहीं करेगा, लेकिन मान लेते हैं। अगर वो इस एंड पे है तो इस एंड का पोटेंशियल कितना है, V, तो इसके पास यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, जो हायर पोटेंशियल पे है, EV. यू एच क्या EV. होगा, E × जब यहाँ पे L तक आएगा वहां पे उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्या, अगर Yeah. हम इस पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके पास बहुत सारा एनर्जी है, मतलब कि अगर इस गिवन कंडीशन को समझे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो है एनर्जी हाईएस्ट है, और यहाँ तक जा रहा है, जाते 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 यहाँ तक अपना वो पूरा एनर्जी लूज कर दिया।
तो ये जो पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो भी चार्ज कैरियर है, ये एनर्जी को हायर पोटेंशियल तक, लोअर पोटेंशियल तक जाने में कंडक्टर को लूज कर दिया। अब कंडक्टर उसको जैसे मन वैसे यूज किया होगा उस एनर्जी को, इसने तो अपनी एनर्जी लूज कर दिया। वो एनर्जी कहाँ किया? कंडक्टर के पास। अब कंडक्टर बल्ब है, पंखा है, क्या है, मतलब जो भी चीज है वो अपने अनुसार यूज करा होगा। लेट से अगर बल्ब के लिए यूज करें तो उसमें टंगस्टन वायर है तो उसमें लाइट जनरेट कर दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दिया वो वहां पर चला गया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो क्या हुआ? अब ये तो हम जानते हैं कि अगर ये पूरा सिस्टम है इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा, खत्म तो होगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरा एनर्जी लूज करके आया, पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे उसे फिर से बैटरी इसको इधर से इधर की तरफ खींच लेगा। ये जो पॉजिट्रॉन है यहाँ से चलते चलते बैटरी के इस माइनस एंड पे आया, और माइनस एंड से पॉजिटिव एंड तक जाने में बैटरी ने इससे फिर से E/V एनर्जी दे दिया। ठीक है, कैपेसिटर में हम लोग ऐसा देखते थे कि क्यू चार्ज फ्लो करता है बैटरी के थ्रू, तो उस पे क्यू भी एनर्जी जो है बैटरी उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो है ये भी एनर्जी लिया, फिर से यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे एनर्जी लूज किया, और ये कंटिन्यूअस जो है इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहता है। इतना बात समझ आया? ठीक है, इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा बैटरी है वो एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, और जो कंडक्टर है वो मॉल की तरह काम कर रहा है। मॉल में कोई भी सामान मंगाना हो, कोई भी मॉल इसलिए लिए क्योंकि ज्यादा सामान चाहिए होगा। फैक्ट्री से ट्रक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रक यानी कैरियर्स, गुड्स कैरियर उस पे लिखा होता है। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो है ये कैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि ट्रक जैसे फैक्ट्री से सामान उठाता है, मॉल को ले जाके गिरा आता है, फिर खाली हो जाता है, फिर फैक्ट्री आता है, फिर से सामान लोड होता है, फिर जाके मॉल पे अनलोड होता है। ऐसा सिलसिला चलता रहता है, दुकान चलते रहता है। वैसे ही यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन्स हैं ये एनर्जी बैटरी से उठा रहे हैं, बैटरी से उठा के कंडक्टर के पास ले जा रहे हैं, कंडक्टर को दे रहे हैं, फिर आके बैटरी से ले जा रहे हैं, दे रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी है अंदर वो खत्म नहीं हो रहे, वो कंटिन्यूअसली अंदर मूव कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो है कैरीज एनर्जी फ्रॉम बैटरी टू कंडक्टर। इनका काम क्या है कि बैटरी से कंडक्टर तक एनर्जी कैरी करना, कंडक्टर को ले जाके दे देना, फिर आना, बैटरी से उठा के फिर से लेके जाना। और इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि चार्ज कैरियर्स, यानी कि ये जो चार्जेस हैं ये कैरियर्स हैं, कैरियर्स ऑफ एनर्जी हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी आ रहा है, और उसी एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है वो चल रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से यूज होता है। जैसे कंडक्टर्स है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो इसमें मोस्टली हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते होगे तो उसमें थोड़ा बहुत बताया जाता होगा कि पॉजिटिव आयंस निगेटिव आयंस जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोड और कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं एनोड एंड कैथोड उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एनर्जी को वो लोग उसमें मूव कराते हैं। जैसे वाटर हो गया, उसमें नमक घोल दें तो Na+ और Cl- ये जो होंगे उसमें करंट का फ्लो कराएंगे, तो चार्ज कैरियर्स हो गए। वैसे सेमीकंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, होल्स क्या होता है वो सब बाद में हम लोग समझेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो चार्ज कैरियर सिंपली हम कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात समझ आ गया? यस। ठीक है, तो ये था चार्ज कैरियर्स का कहानी, यानी कि चार्ज कैरियर्स जो है ऐसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम लोग बचपन से ही पढ़ रखे हैं, ओम्स लॉ। क्या होता है?
V equals to IR. एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, उससे पहले एक चीज और लिखा देता हूँ। 6 कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? हाई टू लोअर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी किधर से किधर मूव करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर लोअर। पोटेंशियल। या फिर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज करेंगे, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इन कंडक्टर। ठीक है, ध्यान से देखो तो सारा कुछ एक ही चीज लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करते हैं? तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हर जगह एक ही चीज लिखा हुआ है, और डायरेक्शन में हम लोग इन सब चीजों को रिलेट करके बोल देते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो होगा ये उस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल में हम बोल सकते हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट हमेशा फ्लो करेगा, यानी कि चार्जेस जो है पॉजिटिव अगर मानते हैं तो हायर टू लोअर फ्लो करेगा, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करेगा। निगेटिव लेंगे तो निगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो मानेंगे। क्लियर है इतना? यस तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सिंपल सिंपल सा चीज है। अभी अबे ओम्स लॉ जो सिंपल से हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, वही चीज है, रिवीजन कर लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस अगर हम कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, ठीक है ना, कि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल भी क्रिएट कर दिए, तो इसमें से कुछ करंट आई बहेगा। यस तो आई और इसमें वो रिलेशन देते हैं, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बोलते हैं ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट जनरेट हो रहा है कंडक्टर के क्रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, यानी कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि V बाई आई जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये कांस्टेंट का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है? R। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा या फिर ठीक है इतना? ठीक है सर। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो होता है यही कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाए हैं तो उसमें से जो करंट बहेगा वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं R, जो होता है रेजिस्टेंस। R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है V और I का रेशियो कांस्टेंट है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन V और I, यानी कि पोटेंशियल कितना है, करंट कितना है, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी एक कंडक्टर के क्रॉस। कि जितना भी तो उसके पोटेंशियल रेशियो पे डिफरेंस कह हम, सकते हैं।
पोटेंशियल को डबल करोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, सर रेशियो क्या रेशियो सेम रहेगा, रहेगा। कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए बोल रहे यस हैं सर। कि वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है। आर जो है अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। और टेंथ में भी था कि लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, यही था। सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब क्या हो सकता है उसमें? रेजिस्टेंस वेरी करता है ना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहता है तो। यस सर। ठीक है, तो ये आता है। यहाँ से अगर हम देखें भी प्रोपोर्शनल, यानी कि भी इक्वल टू आई आर हम लोग लिखते हैं। यहाँ से अगर हम भी और आई का कर्व बनाए, ऐसा जाएगा। इसका जो स्लोप होगा वो क्या मिलेगा, मोस्टली आई वर्सेस बी का भी मिलता है, यहाँ पे हम भी आई लिखे हैं। इसका स्लोप क्या मिलेगा हमें, R आर। रेजिस्टेंस। इसे अगर हमें सर्किट में यूज करना होगा, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, यहाँ पे अगर V1 है, ये V2 है, इधर से करंट अगर आई जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम V ऊपर यूज कर रहे हैं, ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, यानी कि V1 माइनस V2। करंट हमेशा हायर से पोटेंशियल में हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, यानी कि V1 माइनस V2 इक्वल टू I इंटू आर हम लिख रहे हैं। क्लियर है? यानी कि जो हम भी यूज कर रहे हैं इसमें वो क्या है, तो किसी भी कंडक्टर रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स। सिंपल सिंपल सा है, जल्दी जल्दी बताते जाना है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या है सर X? यस सर। इस पॉइंट का पोटेंशियल। एक्स का पोटेंशियल कितना होगा, सो सो -8। ठीक, जैसे कि अगर ओम्स लॉ से हम यहाँ पे भी लिखे तो v इक्वल टू 10 इंटू 1 मिलेगा I इंटू आर, यानी कि 10 वोल्ट मिल रहा है। 10 वोल्ट मिल रहा है, क्लियर है, यानी कि इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट, और ये जो है हमारा हायर पोटेंशियल है, क्योंकि करंट जो है हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। अब 10 डिफरेंस होने के लिए जो लोअर पोटेंशियल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 10 का डिफरेंस है। 2 से 10 का डिफरेंस कहाँ आएगा -8। बताओ, तो यहाँ से हमें ये कितना मिल जाएगा, -8 वोल्ट, तभी जाके 12। डिफरेंस हमें। ठीक है, यहाँ पे -8। कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। ठीक है, भी तो हमारा 10 वोल्ट आना यस सर। चाहिए। ठीक है, यानी 10 का डिफरेंस होना चाहिए, ये हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ में जो हम लोग V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, और V इक्वल टू आई आर क्या होता है, तो रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ का अगर हमें पोटेंशियल पता हो तो हम दूसरे तरफ का उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं है, सर क्वेश्चन फिर से बताइए। नॉन ओमिक मटेरियल। ओम्स लॉ क्या हर जगह वैलिड है या फिर उसका एक्सेप्शंस भी है,
Yes, so acceptance. हम्म So non-ohmic material में और semiconductor side. नॉन सेमीकंडक्टर ठीक है। ठीक है, ये तो हम लोग अभी पुराना ही देख रहे हैं। ओम्स लॉ फिर से एक बार आएगा जे के टर्म में, तो जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे तब। अभी तो बस सिंपल सिंपल सा चीजें देख रहे हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ अगर बोले तो जैसे कि अगर एट हायर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो भी मटेरियल होता है वो डेविएट होता है। तो हम बोल सकते हैं एट हायर टेम्परेचर जो है भी डज नॉट प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यानी कि ऐसा होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जो हम भी वर्सेस आई किसी भी मटेरियल के लिए बनाते हैं तो ऐसा चला जाता है, जाना ऐसा चाहिए, लेकिन एट हायर टेम्परेचर पे वो डेविएट हो जाता है। भी जो है प्रोपोर्शनल टू आई नहीं रह जाता है। सेकेंड, सेमीकंडक्टर्स यानी कि सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, सिलिकॉन आर्सेनाइड हो, तो सबके लिए अगर हम बोलें तो इसके लिए जो हमारा वी आई करेक्टरिस्टिक होता है, इधर आई लिखते हैं इधर वी लिखते हैं, तो ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई और वी आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होता है। यहाँ जो रेजिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं वो डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर भी और आई के लिए ही रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो आई वी का अगर हम लोग इसमें हम लोग बनाए तो ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, एक और होता है मोलिब्डेनम की, कौन सा होता है? ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड वो भी सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए ऐसा कुछ जाता है। गैलियम आर्सेनाइड जो तो है ये वाला कर्व तो डायोड का कर्व है ना? हम तो सिलिकॉन उसमें भी तो डायोड ही है ना, फॉरवर्ड बायस्ड रिवर्स बायस्ड सेमीकंडक्टर से ही होता है डायोड। डायोड इसी का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन में एन टाइप डोपिंग पी टाइप डोपिंग करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ आता है। तो ये इधर वाले को फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं, पीछे वाले को रिवर्स बायस्ड बोलते हैं। गैलियम आर्सेनाइड ये भी सेमीकंडक्टर ही है। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो पहले जो है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहता है, तो शुरू में थोड़ा फॉलो भी करता है, फिर यहाँ से यहाँ दिख रहा है कि नॉन लिनियर है, और यहाँ से यहाँ देखो तो स्लोप जो है निगेटिव है, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे निगेटिव में भी आ रहा है। So negative मतलब जो डायनेमिक इसमें हम लोग बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर में डायनेमिक रेजिस्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सर ये सेकंड वाला ग्राफ क्या का है? गैलियम आर्सेनाइड का आई वर्सेस बी कर्व। सर तो जितना भी सेमीकंडक्टर रहता है सबका अलग अलग रहेगा ग्राफ? जैसे जो डिपेंड करता है, हम लोग अगर डायोड बनाए हैं कोई भी एक मटेरियल का, जैसे सिलिकॉन हो गया उसमें डोपिंग करके,
तो उसमें फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करते हैं डोपिंग करके उसमें, तो उसके लिए ऊपर वाला कर्व आता है। ये गैलियम आर्सेनाइड है, इसका अगर हम पोटेंशियल के साथ देखते हैं तो ऐसा कुछ आता है। ठीक है, जैसे जैसा जो मतलब कितने प्रोपोर्शन में दोनों मिलाया गया है उसके हिसाब से ये सब आता है। सर एग्जाम में पूछता है ऐसा वाला ग्राफ का क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का ग्राफ ये वाला का कैसा होगा? पूछ देगा ओम्स लॉ का लिमिटेशंस दो तीन लिखो। सर ग्राफ में ऐसे नहीं ना देगा कि ये वाला सेमीकंडक्टर का ग्राफ बताओ, ये वाला सेमीकंडक्टर का ग्राफ बताओ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं आता है। सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ अपने से भी समझ में आने लगेगा कि कैसे ग्राफ जाएगा, कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना या फिर मॉडर्न? मतलब है एक चैप्टर लास्ट में, सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, मतलब चर्चा करेंगे थोड़ा सा। उसमें हम लोग करंट डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे। तो करंट डेंसिटी को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करेंगे, फिर वहां पे बोलेंगे कि इसे भी हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो बात की बात है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखे कुछ कुछ टर्म्स सीखे, करंट किसे कहते हैं, करंट के बाद कि हम ओम्स लॉ में कैसे, ओम्स लॉ क्या होता है, नहीं जो जो चीजें पहले से हम लोग जानते हैं लगभग वही सब चीजें, नया में करंट डेंसिटी टर्म सीखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बैटरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद चैप्टर था, हो गया है क्या? सो नेक्स्ट वीक होगा। नर्स्ट इक्वेशन ये सब उसी में है। डेनियल सेल, कौन कौन सा सेल पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी में बैटरी के बारे में, मतलब कितना चार्ज, मतलब कितना एनर्जी क्या है, क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, वो सब चीज कुछ कुछ बताया जाता है, हम भी भूल गए हैं। तो वही देखते हैं कि बैटरी जो है हमारा कैसे वर्क करता है। कोई बताएगा कैसे वर्क करता है बैटरी, यानी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? केमिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे यस कि अगर हम लोग पानी मान लेते हैं कि छत पे चढ़ाना हो मोटर से, तो क्या करते हैं हम लोग, मोटर ऑन करते हैं। ठीक है, तो मोटर ऑन करते हैं तो जो वाटर है लोअर लेवल पे यानी लो पोटेंशियल पे है, उस वाटर को हायर पोटेंशियल पे ले जाता है। तो यहाँ पे जो बैटरी है हमारा सर्किट में, बैटरी अगर हम यूज करते हैं तो ये भी वही काम करता है, किसी भी चार्ज कैरियर को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पहुंचाता है, यानी कि उसके साथ साथ एनर्जी को लोअर पोटेंशियल एंड से हायर पोटेंशियल एंड पर आता है, जैसे अभी हम लोग ऊपर डिस्कस करें। तो बैटरी में एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली H2SO4 यूज करते हैं हम लोग, एसिड रहता है, यस सर। यानी कि इसमें H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन रहते हैं। ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें कि एक बल्ब ले आके ऐसे लगा दें, ठीक है, तो ऊपर का तो कनेक्शन दिख रहा है, नीचे कनेक्शन पूरा हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जब इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें ये जो प्लस आयन है और ये SO4 2 माइनस आयन है, ये जो आयन्स हैं इसके अंदर में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ से इसमें करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जा रहा है, इसे जलाएगा और इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब वो आया, यानी कि जो भी चार्ज कैरियर इधर आया, तो एनर्जी जो है यहाँ पे इस जो आयन से उनकी वजह से मूव करेगा,
यानी निगेटिव आयन इधर की तरफ आएगा, पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और निगेटिव आयन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और अंदर में वो जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो, उस रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और वो एनर्जी फिर जो है इस बाहर वाले सर्किट में फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ से जो है बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू चार्ज कैरियर्स बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके, जैसे केमिकल है वैसे रिएक्शन हो रहा होगा, और उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बोल दें कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके क्रॉस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस है, यानी कि इससे हम ऐसे सिंपली अगर हम बना रहे हैं, लेट्स से ये हमारा कंडक्टर हो गया और ये हम बैटरी बना रहे हैं, तो ये बैटरी इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी कर रहा है, यानी कि ये भी इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रो आयंस हैं, इसके भी मूवमेंट में भी सम रेजिस्टेंस होगा। Yes, sir. देयर इज सम रेजिस्टेंस इन मूवमेंट, इनके मूवमेंट में भी सम रेजिस्टेंस होगा, तो उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बना देते हैं, आर से लिखते हैं, और इसे ऐसा हम बोलते हैं कि इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और ये जो बैटरी का अपना जो है जितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसे ई से लिखते हैं, जिसे हम आगे चल के बोलेंगे कि और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ध्यान से देखो, नाम में फोर्स आ रहा है, पहले ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है। नाम में फोर्स आ रहा है, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है, यानी कि ईएमएफ हम बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम में फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे इससे सिंपल सर्किट अगर बनाएंगे तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसे हम आर बोल रहे हैं, ये ईएमएफ ई हो गया, ये स्मॉल आर को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ई जो है इसे हम बोल रहे हैं ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्मॉल आर जो है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, बैटरी का है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो ईएमएफ इसमें का नाम ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों पड़ा, तो पहले के जमाने में क्या दिख रहा था कि जो एनर्जी यानी कि चार्जेस जो है जिससे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी कि उस पर फोर्स धक्का मार के ले जाया जा रहा है, ठीक है, इस वजह से लोगों ने इसे फोर्स का नाम दे दिया और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया। लेकिन बाद में फिर कंक्लूजन निकला कि तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी लोअर से हायर तक भेज रहा है, तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानने लगे लोग कि क्यू से हम मल्टीपल कर दिए तो एनर्जी आ गया। लेकिन पहले से जो चलते आ रहा था उसे लोगों ने चेंज नहीं किया, और आज तक हम लोग इसे यही कहते आते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय केमिकल रिएक्शन, जो बैटरी केमिकल रिएक्शन से जितना एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इतना बात क्लियर है? अच्छा, दोनों में रिलेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में? सो बड़े वाले रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ओवरऑल जो एनर्जी हम बैटरी से पा रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं कि V, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख ही देते हैं। V क्या है, एनर्जी प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस
4 से मल्टीपल करेंगे तब जाके एनर्जी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय बैटरी। ठीक है, फुल बैटरी से कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड है उसे हम भी बोल रहे हैं। और ईएमएफ जो है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस इन द बैटरी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम ई से लिख रहे हैं। और वी जो है फाइनली जो हमें यूज करने के लिए मिल रहा है फॉर आइडियल बैटरी। अगर दिया जाए आइडियल बैटरी मतलब थ्योरेटिकल, तो इसमें हम लोग आर को जो है 0 मानते हैं। आर जब 0 हो जाएगा तो वी इजकल टू ई के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे चीजें हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और बैटरी में हम लोग लिखें। फिलहाल हम इतना कह रहे हैं कि अगर कोई भी बैटरी है तो बैटरी ऐसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल जनरल चीजें ही सीखे हैं कि अगर कोई भी करंट किसे कहते हैं, करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, चार्ज जो होता है वो एनर्जी को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ओम्स लॉ क्या होता है। और शायद लास्ट क्लास ये चीज तो सीख ही लिए थे कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन करते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। बताए थे रैंडम। ना शायद। रैंडम यस मोशन सर। जो होता है क्यों होता है? थर्मल की वजह से। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा सा भी एनर्जी मिलेगा तो टूट जाएंगे, इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पे अगर हम बैटरी के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो बैटरी अगर हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है, तो ये इसके दो एंड्स हुए, ये वाला एंड माइनस, ये प्लस, यानी कि प्लस वाला हायर पोटेंशियल, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल। तो अगर हम इसका भी कुछ भी बोलते हैं, जैसे बोले कि 8 वोल्ट का है और ये एंड हमें अगर 2 वोल्ट पे दिख रहा है, तो ये जो दूसरा एंड है ये कितने पे मिलेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो? 10। यस 10 10। सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 8 वोल्ट, यहाँ पे अगर हम 0 मानते तो यहाँ 8 लिख सकते थे, यहाँ 2 बोल रहे हैं तो 10 लिख सकते थे। ठीक है, वही अगर हम ऐसा लिख दें, ये 3 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। ठीक है, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, तो हमें देख के पता कर लेना है कि हायर पोटेंशियल पे कौन है। जो लंबा डंडी है वो हायर -5। पोटेंशियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बैटरी का, ऐसा है, ये रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, जो हम लोग कनेक्टिंग वायर लेते हैं वो कैसे, मतलब क्या करते हैं उसका हम लोग वो देख लेते हैं। ये हमारा इसका कंडक्टर हो गया, अरेंजमेंट, किसका? बैटरी का अरेंजमेंट सर्किट में कैसे कैसे क्या कैसे करेंगे वो। वो सब आएगा धीरे धीरे, अभी आज सिर्फ जनरल चीजें सीख रहे हैं, ठीक ना? करंट यस डेंसिटी, सर। नेक्स्ट क्लास में यही चीज को आगे से, मतलब कि अभी करंट क्या था, करंट डेंसिटी क्या है, ओम्स लॉ जो पहले से पढ़े हैं वही पढ़े हैं। बैटरी क्या होता है, बैटरी को कैसे यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख रहे हैं, यही सब चीज देख रहे हैं ताकि आगे हमें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से सीक्वेंस में जो भी बुक में दिया रहता है वही सीक्वेंस चलेगा, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में करंट कैसे लिखेंगे, करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके यस बाद सर। हमारा आएगा कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है,
टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करेगा, फिर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आएगा, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बाद सेल का कॉम्बिनेशन आएगा, चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ भी सिर्फ यस जो सर। छोटी छोटी बातें होती हैं जो मन में रहता है वही सीख रहे हैं, लास्ट तक पढ़ लेते हैं, सब डाउट रह जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह हमारा बैटरी है, इसका पोटेंशियल V है, तो हम यहाँ का पोटेंशियल 0 और यहाँ का पोटेंशियल V बोल दे रहे हैं। तो ये जो है हमारा कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ का भी पोटेंशियल 0 ही मान लेते हैं, यहाँ का भी पोटेंशियल V मान लेते हैं। ऐसा क्यों? तो ये जो हमारा कनेक्टिंग वायर है, जिससे हम जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और बैटरी को कनेक्ट करें, तो इसका जो हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं वो क्या मानते हैं? 0। जी ठीक है, जब तक दिया नहीं रहे तब तक हम लोग इसका रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? 0। तो जैसे कि अगर हम बोल दें कि ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, तो इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तो इसमें से करंट 0 फ्लो कर रहा होगा। अगर हम इस एंड का और इस एंड का बात करें, तो यहाँ से हम जानते हैं कि इसमें से करंट तो 0 नहीं होगा। ठीक है, कनेक्टिंग वायर है तो करंट तो फ्लो कर रहा है, कर रहा है ना। अगर हम यहाँ से V1 बोले, यहाँ का V2 बोले, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि V1 माइनस V2 जो है I इंटू R होता है। करंट तो 0 है नहीं, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में घूम रहा है, तो रेजिस्टेंस इसका 0 होगा। रेजिस्टेंस 0 होता ही है, मानते ही हम लोग, जब तक दिया न रहे। और दिस इम्प्लाइज दैट कि V1 जो होगा वो V2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होगा। और इसी वजह से अगर हम यहाँ पे 0 माने हैं तो यहाँ पे भी हम लोग 0 मान लेते हैं, यहाँ भी माने हैं तो यहाँ भी मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी कनेक्टिंग वायर होगा तो उसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। यानी कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे पोटेंशियल ऑफ कनेक्टिंग वायर क्या होगा? सेम होगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं पोटेंशियल इज same at all points on a connecting wire। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग कैपेसिटर में थोड़ा बहुत यूज भी किए थे, याद है? नोडल एनालिसिस यस जब सर। करते थे तो उसमें यूज भी किए थे, तो वहां हम ये सब चीजें नहीं बोले थे, डायरेक्टली यूज कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों किए थे। तो इसलिए किए थे क्योंकि उसका हम लोग रेजिस्टेंस जो है वो 0 मानते हैं। रेजिस्टेंस जब 0 मानते हैं तो करंट ऑफ कोर्स उससे फ्लो कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 यानी कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। इतना बात में किसी को आज जितना कुछ भी पढ़े उसमें किसी को दिक्कत तो पूछो। सर पहले का एक पहले का बोले तो मतलब आज ही का? सर आज का नहीं है सर। अगर कोई पॉइंट चार्ज रहेगा और उसके बगल में कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट है, तो सर पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट है, यस सर। तो कंडक्टिंग सीट के एक साइड में कितना आता है इलेक्ट्रिकल? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई 2 यूज कर रहे थे क्या तुम? नो सर। सर मिरर इमेज फार्मूला क्या होता है वो? हाँ, सर मिरर इमेज फार्मूला सर एरोडोम में ऐसा ही दे रखा, सारे में से मिरर इमेज यूज किया। मिरर इमेज फॉर्मूला बोले तो सर पॉइंट चार्ज अगर इनफाइनाइट शीट के एक साइड रखा हुआ, उसके जो इनफाइनाइट शीट है तो उसके दूसरे साइड में से उसने मिरर इमेज जैसा सेम डिस्टेंस पे वही चार्ज मान लिया अपोजिट साइन के साथ, और उसमें दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वही फोर्स है। कुछ मेथड यूज हुआ होगा। ठीक है, बाकी तुम अपने हिसाब से फाइंड कर लो, उसमें क्या दिक्कत है।
कंडक्टिंग सीट है तो कंडक्टिंग सीट के लिए जो अगर सिग्मा उसका चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके विसिनिटी में। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उस पे? तो चार्ज किसका? इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज हाँ का डिस्ट्रीब्यूशन, इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि शेप कैसा है तुम्हारी बॉडी का। तो वो इनफाइनाइट सीट है और उस पे क्वेश्चन इसलिए इरूट हो गए। तो मतलब हम समझे नहीं कि क्वेश्चन क्या है। सब क्वेश्चन नंबर बोले। बोलो। बोलो वही तब देख लेते हैं बाकी। सर ड्रिफ्ट स्पीड से 3.60। पढ़ना है तो ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। एक मिनट, पेज नंबर कितना है? सो 112 सर 355 अरे से जो आगे क्वेश्चन है सर सारे वैसे ही हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर सर 357। 3.57। यस सर। सर सॉरी सर 59 है, 3.59। Determine the surface density of charge induced. इसमें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही पूछ रहा है। एक थीन सीट है उसे चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। तो सिग्मा रहेगा जैसे ऐसा कह सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि ये थिन सीट है, ठीक है, इस यस सर। पॉइंट पे है, ठीक है, तो चार्ज आएगा। ऐसा अगर रिंग मानते हैं आर रेडियस का तो इसकी वजह से पोटेंशियल सेम होना चाहिए।
To determine the surface density of charges induced. ठीक है, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ फिर भी फंक्शन कैसे फाइंड करना है। इसको अभी रहने दो, कुछ हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि इनफाइनाइट सीट है, सिग्मा निकालना है। ठीक है, इसको बाद में बता देंगे। ठीक है, देख लेंगे क्या कह रहा है। मिरर इमेज बोल रहे हो? सारे क्वेश्चन से ऐसे ही दिया हुआ है मिरर इमेज। ठीक है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, फिर बता देंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड शुरू करेंगे, जैसे कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है और उससे रिलेटेड टर्म्स जो होंगे वो सारी चीज चलेंगे। ठीक है, तो इसका बुकलेट गूगल ड्राइव में है? पता नहीं, हम देखे नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर बोल देंगे। यस सर। ठीक है, फिर चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू